Hello everyone, I am Anuja Shrivastava and today I am going to teach you about the concept of classification. If we will talk about the concept of classification, that means how these classifications are introduced in the science. So it is very important. I told you in my previous video also that the bird sparrow is known as the different name in the different places. So it is very problematic to know about one proper name. That's why the scientist has introduced a scientific name which is known and which is applicable worldwide. So related to this, how this classification are started and how it is applicable, that is going to deal. So concept of classification की जब हम बात करेंगे तो one more important thing is there, that is taxonomy. So if we will discuss about taxonomy, it is a branch of science. It is branch of science that deals with classification. That means you are just, if anyone having the problem in eye, they are going to just ophthalmologist, आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं. कान में ईयर में प्रॉब्लम होती है तो वो ENT के पास जाते हैं. स्किन की प्रॉब्लम होती है तो वो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं. ऐसे ही साइंस में भी क्या होती है, डिफरेंट ब्रांच होती हैं जो अलग अलग चीज़ों के साथ डील करती हैं. सो टेक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है. So let's start how this classification started. So one scientist named Carolus Linnaeus, he was the Swedish botanist and he worked in the field of science till 1717 to 1778. So he gave the two kingdom classification. इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल टू किंगडम में डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स कैरोलिनस लीनियस गिवन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज प्लांट और एनिमल. ही टोल्ड दैट केवल दो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज प्लांट एंड वन इज एनिमल्स. और जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया इन चीज़ों को बताने के लिए, दैट क्राइटेरिया वाज दैट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, then mode of nutrition, then after locomotion, and after response to stimuli. दैट मीन्स कैरोलिस लिनियस ने इन चार बेस के आधार पर ये बताया कि केवल दो ही किंगडम होते हैं, वन इज प्लांट एंड वन इज एनिमल. एंड आफ्टर दैट आफ्टर many years this classification was followed. But thing is that if any scientist is doing anything, so number of scientists are also involved in that field. इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट उस फील्ड में जुड़ जाते हैं और वो बहुत सारे वर्क को इससे रिलेट करने लगते हैं. सो इनके इस क्लासिफिकेशन के थ्रू इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर निकाला विच इज़ नोन एज द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर.
जिसको हम नामकरण भी कहते हैं, जिनका आप नाम रखते हैं, और इस नॉमेनक्लेचर को कहा गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका जो नाम रखा गया वो दो चीज़ों के ऊपर रखा गया। फर्स्ट जो था, फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड इज द स्पीशीज नेम। दैट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम रखा गया उसमें दो नाम को यूटिलाइज किया गया, दो चीज़ों को। एक तो उसका जीनस का नेम कि वो किस जीनस से बिलोंग करता है, और एक इसका स्पीशीज़ नेम किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। तो जब भी हम जेनेरिक नेम लिखते हैं दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, और व्हेनेवर वी आर राइटिंग द स्पीशीज़ नेम दैट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। तो ये चीज़ बहुत ही माइंड में रखने वाली बात है कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन द नेम्स आर प्रिंटेड इट ऑलवेज रिटन इन द इटैलिक्स। ये हमेशा इटैलिक्स में होता है। व्हेन एवर इट इज़ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे ह्यूमन हैं, हम लोग हैं, सो हमारा साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस। Homo is the generic name, it is start with the capital letter, and sapiens is the species name that starts with the small letter. इसी तरह बात करेंगे अगर फ्रॉक की, फ्रॉक का नाम होता है राना टिग्रीना। So that one more example we can also take that tiger, Panthera, Leo, that means it is the name of lion. Now the name of genus can be same, जीनस के नेम सेम हो सकते हैं बट स्पीशीज का नेम कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे पेंथेरा लियो इज़ फॉर लायन, टाइगर के लिए होगा पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस इज़ फॉर टाइगर। दैट मीन्स जीनस का नेम रिपीट हो सकता है बट स्पीशीज का नेम रिपीट नहीं होगा। नो, एज आई टोल्ड यू कि कोई काम साइंटिस्ट करता है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब लीनियस ने अपना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसके कुछ ड्रॉबैक निकले, ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन। अब इनके क्या ड्रॉबैक निकले? ड्रॉबैक मीन्स कमी। अब क्या ड्रॉबैक्स निकले कि इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया तो ही didn't told about the unicellular organisms and multicellular organisms. He didn't told. He also not told about the photosynthetic and non-photosynthetic organisms. उन्होंने बताया ही नहीं कि it is possible to perform the photosynthetic or non-photosynthetic. Okay, so one more important thing that he didn't told, that is the evolutionary relationship. That means कि वो living organism किससे के थ्रू इवोल्यूट हुआ है, किसके थ्रू वो जाकर के आगे डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई। दैट्स वाई इनकी जो थ्योरी थी वो इनएडिक्वेट हो गई, मतलब वो उतनी एप्लीकेबल नहीं हुई। और देन आफ्टर एक और साइंटिस्ट आए एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज R.H. Whittaker. इन R.H. Whittaker ने फिर नया क्लासिफिकेशन दिया, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स
the R.H. Whitaker had given the 5 kingdom classification, and the through which he had divided the living organisms into 5 kingdom. That is, first is the complexity of body organization. Then complexity of cell structure. और last one is the mode of nutrition. That means कि इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया, और उन्होंने क्राइटेरिया किन चीज़ों को बनाया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. And we will just discuss these things in the next video, but I am going to tell you what are the 5 kingdoms. So 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. सो विटकर ने ये 5 किंगडम बताए और उनके बेसिस क्या थे? ये थे. नाउ हाउ दिस बेसिस आर डिवाइडेड एंड हाउ आर द Monera, Protista, what are the characteristics of these things, we will discuss in the next video. Till then, bye bye, thank you.